नमस्कार सभी को। अभिव्यक्ति YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन जो ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से जो क्लासें अपन दे रहे हैं उन क्लासों में अपन ने जो शुरू किया है यहाँ से वो राजस्थान ज्योग्राफी का जो टॉपिक है वो राजस्थान के भौतिक प्रदेश को लेकर अपन ने चर्चाएं शुरू की हैं। और राजस्थान के भौतिक प्रदेश में भी अपन ने 1 नंबर पे शुरू किया है पश्चिम का रेतीला मैदान। और पश्चिम के रेतीले मैदान को लेके यदि अपन ने चर्चाएं की हैं तो पश्चिम के रेतीले मैदान को 2 भागों में बांट के अपन पढ़ रहे हैं, एक शुष्क और एक अर्ध शुष्क। एक शुष्क है और एक अर्ध शुष्क है, ठीक है। उसके बाद भी अपन ने एक एक करके पॉइंटों को देखा है कि भाई किस तरीके से शुष्क वाला भाग है, किस तरीके से अर्ध शुष्क वाला भाग है, और इस तरह से करके अपन एक एक पॉइंटों को आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। अब इन पॉइंटों में जो अपन पहुंच गए थे वो इसको बांटा था अपन ने, फिर थार के मरुस्थल को लेके अपन ने चर्चाएं की हैं। और थार के मरुस्थल में भी यदि अपन उससे आगे चले, जो जस्ट इससे पहले की क्लास थी उसमें अपन ने रेत के टीलों को लेके चर्चाएं की थी कि भाई रेत के टीलों को क्या कहा जाता है और ये कितने प्रकार के रेत के टीले पाए जाते हैं। इस तरह से अपन चर्चाएं कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, यहां से जो अपन शुरू कर रहे हैं पश्चिम का रेतीला मैदान, जो पश्चिम का रेतीला मैदान अपन पढ़ रहे हैं। और पश्चिम के रेतीले मैदान की अपन बात करें तो इस पश्चिम के रेतीले मैदान में पाए जाते हैं रेत के टीले। ये समझे आप भाई, पश्चिम रेतीले मैदान में क्या पाए जाते हैं, रेत के टीले। और यहाँ पाए जाने वाले रेत के टीलों को या तो इनको नाम दिया जाता है धोरे या फिर इनको कहा जाता है धरियन। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखें। पश्चिम रेतीले मैदान में पाए जाने वाले रेत के टीलों को या तो धोरे कहते हैं या धरियन। लेकिन ध्यान रखना, इन रेत के टीलों के भी यहाँ कुछ प्रकार होते हैं। और बार बार कंपटीशन में प्रश्न देखने को मिलता है कि भाई रेत के टीलों के कितने प्रकार होते हैं, ये किस किस तरीके के रेत के टीले होते हैं, जो कंपटीशन में बार बार अपन से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखें, जो अपन शुरू कर रहे हैं वो रेत के टीलों के प्रकार को लेकर चर्चाएं कर रहे हैं। और रेत के टीलों के प्रकार की यदि बात करें तो ध्यान रखना, ये पवन के अकॉर्डिंग बने होते हैं, अर्थात ये कह सकते हो कि ये हवाओं के अकॉर्डिंग बने होते हैं। और हवाओं के अकॉर्डिंग किस तरीके से बने होते हैं वो अपन एक एक करके देखें। अब जो अपन ने हवाओं का जो रूप लिया है वो लिया है पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि ये हवाएं चल रही हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। अब ध्यान रखना, इधर से अपन जो 1 नंबर पे रेत का टीला ले रहे हैं, 1 नंबर पे इस तरीके से रेत का टीला बना होता है, इस तरीके से। यानी आप ये कह सकते हो कि ये हवाओं के समकोण बनाता है, अर्थात वो रेत का टीला जो वायु के समकोण बनाता है क्या कहलाता है। बिल्कुल कोशिश करें आप, क्या कहलाता है, बिल्कुल देखें समझें। इस प्रकार के रेत के टीले को जो नाम दिया है वो नाम दिया जाता है अनुप्रस्थ। इस प्रकार के रेत के टीले को क्या कहा जाता है, अनुप्रस्थ। इस तरीके से ये रेत का टीला बना होता है और इस रेत के टीले को कहा जाता है अनुप्रस्थ। अब देखो, वायु के बिल्कुल क्या बना रहा है, ये समकोण बनाता है, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि ये रेत का टीला 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब इसकी जो विशेषताएं हैं, किस तरीके से कंपटीशन में प्रश्न पूछा जाता है उस पर देखें आप। देखो, इस प्रकार के रेत के टीले को क्या कहा जाता है, अनुप्रस्थ। प्रश्न पूछेगा किस तरीके से बना होता है, तो ये ध्यान रखना, ये रेत का टीला वायु के क्या बना होता है भाई, समकोण। वो रेत का टीला जो वायु के समकोण बना होता है क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ। ये ना देके ये भी पूछ सकता है कि कौन सा रेत का टीला है
जो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो आप ये कह सकते हो कि 90 डिग्री का कोण भी कौन सा बनाता है, अनुप्रस्थ। ठीक है, उसके बाद प्रश्न ये पूछा जाता है कंपटीशन में कि भाई ये रेत का टीला सर्वाधिक किस जिले में पाया जाता है, अर्थात इस प्रकार के रेत के टीले सबसे ज्यादा किस जिले में पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना सर्वाधिक की यदि बात करें तो सर्वाधिक में बात करोगे तो ये एक तो बाड़मेर में पाया जाता है, बाड़मेर के बाद यदि बात करें तो ये बीकानेर में पाया जाता है, बीकानेर के बाद भी अपन बात करें तो ये गंगानगर में पाया जाता है, और गंगानगर के बाद की भी बात करें तो ये देखोगे तो जैसलमेर में भी पाया जाता है। यानी अनुप्रस्थ रेत के टीले की यदि अपन बात करें तो ये बाड़मेर में, बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर जिले में पाया जाता है। उस रेत के टीले का नाम क्या दिया है, अनुप्रस्थ। आप समझे एक बार अच्छे से। अपन जो पढ़ रहे हैं वो रेत के टीलों के प्रकार के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं। एक नंबर का जो रेत का टीला लिया है वो कौन सा लिया है, अनुप्रस्थ है। वायु के क्या बनाता है, समकोण, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाता है। सर्वाधिक कहां पाया जाता है, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर। ठीक है, इसी क्रम में ध्यान रखना नंबर 2, इसी क्रम में यदि 2 नंबर पे अपन चले तो इस तरीके से रेत का टीला बना होता है। इस हिसाब से यहां देखिए आप, इस तरीके से रेत का टीला बना होता है, अर्थात वायु के क्या बना होता है, बिल्कुल समानांतर। बिल्कुल जो वायु के समानांतर बना होता है। इस रेत के टीले की यदि अपन बात करें तो इस रेत के टीले को कहा जाता है अनुदैर्घ्य। इस रेत के टीले को जो नाम दिया है वो अनुदैर्घ्य दिया है, अर्थात इसको आप पौनानुवर्ती भी कह सकते हैं। इस रेत के टीले को आप पौनानुवर्ती भी कह सकते हैं और इसी रेत के टीले को आप कह सकते हैं रेखीय। समझे आप, वायु के बिल्कुल समानांतर बना जो रेत का टीला है अनुदैर्घ्य, पौनानुवर्ती या रेखीय के नाम से जाना जाता है। भाई 3 जो लाइन है, कोई भी एक लाइन देख के आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो ये वो रेत का टीला है जो वायु के बिल्कुल समानांतर बना होता है। इसमें भी अपन से कंपटीशन में प्रश्न पूछा जाता है कि भाई ये जो रेत का टीला है ये सर्वाधिक कहां पाया जाता है। तो इस रेत के टीले की यदि सर्वाधिक की बात करें तो ये रेत का टीला सबसे ज्यादा पाया जाता है जैसलमेर में, और जैसलमेर के बाद यदि आप बात करें तो ये बाड़मेर में भी पाया जाता है। बाड़मेर के बाद यदि बात करें तो ये जोधपुर में भी पाया जाता है। आप ये कह सकते हैं कि जो अनुदैर्घ्य रेत के टीले हैं वो जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर जिले में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। समझे आप एक एक चीज को। देखो अपन ने जो शुरू किए हैं वो रेत के टीलों के बारे में चर्चाएं शुरू की हैं। अब देखो पश्चिम रेतीले मैदान में जो पाए जाते हैं रेत के टीले, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? उन रेत के टीलों को दोहरे या दरियन के नाम से जाना जाता है। और फिर अपन ने रेत के टीलों के किसके बारे में चर्चाएं की हैं? उसके प्रकार के बारे में चर्चाएं की हैं। और 2 रेत के टीलों के बारे में अपन ने चर्चाएं की हैं, एक अनुप्रस्थ है और एक अनुदैर्घ्य है। आप दोनों को एक बार अच्छे से देख लें। ये अनुप्रस्थ के बारे में चर्चाएं हैं और वो जानकारी देखोगे तो अनुदैर्घ्य के बारे में है। आप देख लें एक बार अच्छे से इनको। ठीक है, अब मेरे साथ साथ और अच्छे से आप इनको याद करें। जो 1 नंबर पे रेत का टीला है, नाम क्या है? अनुप्रस्थ। विशेषता क्या है? वायु के समकोण बनाते हैं, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। सर्वाधिक की बात करोगे तो कहां? बाड़मेर है, बीकानेर है, श्री गंगानगर है और जैसलमेर। सेकंड नंबर
रेत का टीला है वो कौन सा है भाई? अनुदैर्घ्य कह सकते हैं, पवनानुवर्ती कह सकते हैं और रेखीय। यदि इसको सर्वाधिक की लेके चर्चाएं करें तो जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर जिले में ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, इसी क्रम में यदि अपन आगे चले तो इसी क्रम में आगे चलोगे तो एक रेत का टीला इस तरीके से बना होता है, इस तरीके से बना होता है एक रेत का टीला। बताएं आप ये कौन सा रेत का टीला है? नंबर 3 पे है ये, बिल्कुल नंबर 3 पे है ये रेत का टीला। बताएं आकृति कैसी है? बरखा। बिल्कुल ध्यान रखना, ये जो रेत का टीला है इस रेत के टीले को क्या कहा जाता है भाई? बरखान। यानी बरखान ये कह सकते हो कि भाई इसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है? अर्धचंद्राकार। जो अर्धचंद्राकार आकृति है वो क्या कहलाता है? बरखा। समझे आप? देखो इधर से जो पवन आ रही है भाई, अपन ने जो पवन का डायरेक्शन लिया है यहाँ वो पश्चिम से और पूर्व की ओर लिया है। ठीक है, अब देखो जिधर की साइड से पवन आती है उधर की साइड से इस रेत के टीले की जो स्थिति होती है वो उत्तल होती है। इस प्रश्न को बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखें। ये वाला जो इसका भाग है, ये ध्यान रखना इसका भाग है पवनमुखी। अब समझे आप इस चीज को, जो अर्धचंद्राकार रेत का टीला है अर्थात बरखान जो रेत का टीला है उसमें पवनमुखी की ओर स्थिति कैसी होती है? उत्तल। उत्तल का अर्थ होता है अर्थात खड़ा जो ढाल है वो ये स्थिति है। तो अगर पवनानुमुखी को देख के, पवनमुखी को देख के कोई प्रश्न आए तो आप ध्यान रखना राइट ऑप्शन होगा उत्तर। लेकिन ये जो स्थिति होगी इसके विपरीत, तो ये ध्यान रखना ये उत्तल है, तो इधर की जो स्थिति आती है वो अवतल की स्थिति होती है। ये पवनमुखी ढाल है तो ध्यान रखना ये जो प्रश्न होगा ये पवन विमुखी होगा। यानी पवन विमुखी और जो स्थिति होती है वो होती है अवतल। ठीक है, ये पवनमुखी है और ये पवन विमुखी है, ये उत्तल है और ये अवतल है। समझे आप? देखो ये जो बरखान होता है इसमें दो भुजाएं होती हैं, ये बरखान की एक भुजा और ये बरखान की दूसरी भुजा। आप ये कह सकते हैं कि बरखान में कितनी भुजाएं पाई जाती हैं? दो भुजाएं पाई जाती हैं, एक अपन ने यहां दर्शाया है और एक अपन ने यहां दर्शाया है। ठीक है, लेकिन प्रश्न जो कंपटीशन में इससे ज्यादातर पूछे हुए हैं वो प्रश्न ये ज्यादा पूछा हुआ है कि भाई बरखान जो रेत का टीला है ये सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, अर्थात कौन सा क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा बरखान रेत के टीले पाए जाते हैं। कोशिश करें आप बताने की कि बरखान सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं। बिल्कुल देखो, सर्वाधिक की यदि किसी क्षेत्र विशेष को लेके बात करें तो क्षेत्र विशेष में देखोगे तो ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं शेखावटी क्षेत्र में। यानी सबसे ज्यादा यदि क्षेत्र विशेष को लेके बात करें बरखान की तो ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं शेखावटी क्षेत्र में। लेकिन अगर वैसे सर्वाधिक को लेके चर्चाएं करें कि भाई कौन से जिले में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, और आजकल तो आप देखते हो कंपटीशन में जिला ना पूछ के छोटे छोटे स्थान पूछ लेता है कि कौन से स्थान पर ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। बिल्कुल आप कोशिश करें बताने की कौन से स्थान पर। ठीक है, जिले में बताएं आप किस जिले में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं बरखान। बिल्कुल देखें, एक नंबर पे यदि आप बात करें तो ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं भालेरी गांव में। जो सबसे ज्यादा ये रेत के टीले पाए जाते हैं वो कौन से गांव में पाए जाते हैं? भालेरी गांव में। और ये भालेरी गांव की यदि बात करें तो भालेरी गांव कहां पड़ता है भाई? सीकर। भालेरी गांव कहां पड़ता है भाई? सीकर। इसी के बाद यदि सेकंड नंबर पे बात करें, भालेरी गांव की यदि बात करें तो ये पड़ता है। ठीक है,
सेकंड नंबर पे यदि अपन बात करें भालेरी गांव के बाद, तो भालेरी के बाद ये सबसे ज्यादा पाया जाता है सूरतगढ़ में। भालेरी के बाद ये सबसे ज्यादा सूरतगढ़ जो श्री गंगानगर में है। और इसी क्रम में 3 नंबर पर जो सबसे ज्यादा ये पाया जाता है वो पाया जाता है मोहनगढ़ में। सबसे ज्यादा ये सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पे मोहनगढ़ में। और इसी क्रम में यदि 4 नंबर पे देखोगे तो ये सबसे ज्यादा पाया जाता है देशनोक, और देशनोक पड़ता है बीकानेर में। और इसी क्रम में ये 5 नंबर पे सबसे ज्यादा पाया जाता है डिडवाना में। अब देखो एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, सबसे ज्यादा ये कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? शेखावाटी क्षेत्र में। एक बार थोड़ा सा हल्का सा समझने की कोशिश करना, एक बार वापस से समझने की कोशिश करना। 1 नंबर पे सबसे ज्यादा ये भालेरी गांव, और ध्यान रखना भालेरी गांव जो पड़ता है वो चूरू में है। भालेरी गांव सीकर में नहीं है, भालेरी गांव कहां पड़ता है भाई? चूरू में पड़ता है भालेरी गांव। ये भालेरी गांव चूरू में पड़ता है। सूरतगढ़ देखोगे तो ये श्री गंगानगर में है। और मोहनगढ़ देखोगे तो ये जैसलमेर में है। और देशनोक देखोगे तो ये बीकानेर में है। और इसी क्रम में डीडवाना देखोगे तो ये नागौर में है। अब समझे आप एक एक चीज को। देखो किसकी बात कर रहे हैं अपन भाई? बरखान। और बरखान की यदि आकृति को लेकर चर्चाएं करें तो इसकी आकृति होती है अर्धचंद्राकार। जो आकृति की बात करें तो अर्धचंद्राकार होती है। और विशेषता की बात करोगे तो ये रेत के टीले होते हैं गतिशील। ये रेत के टीले कैसे होते हैं भाई? गतिशील। ये रेत के टीले गतिशील होते हैं। गतिशील का अर्थ होता है कि ये गति करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। आकृति अर्धचंद्राकार होती है और ये देखोगे तो गतिशील होते हैं। ठीक है, अब समझे आप एक बार इसको अच्छे से। किसकी बात कर रहे हैं अपन? बरखान। आकृति कैसी होती है? अर्धचंद्राकार। कैसे रेत के टीले होते हैं? गतिशील। और गतिशील होने के कारण ये रेत के टीले होते हैं विनाशकारी। ये रेत के टीले विनाशकारी होते हैं, अर्थात जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, इसी कारण इनको विनाशकारी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जहां से पवन आ रही है उस क्षेत्र को पवनमुखी कहा है, जहां उत्तर स्थिति होती है। पवन विमुखी साइड और देखोगे तो अवतल स्थिति होती है। क्षेत्र विशेष की बात करें तो सबसे ज्यादा शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगर कोई स्थान की बात करें तो भालेरी गांव जो चूरू में पड़ता है, सूरतगढ़ जो गंगानगर में है, मोहनगढ़ जो जैसलमेर में है, देशनोक जो बीकानेर में है, और डिडवाना देखोगे तो नागौर में है। इसी क्रम में यदि अपन आगे चले नंबर 4, अब एक चीज को ध्यान रखना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये जो बरखान है, इस बरखान में भुजाएं होती हैं 2। ठीक है, कई बार स्थितियां क्या होती हैं कि बरखान जो गतिशील होता है, तो गतिशील होने के कारण ये आधा तो उड़ के चला जाता है, आधा वहीं रुक जाता है। अर्थात इसकी एक भुजा उड़ गई और एक भुजा वहीं शेष रह गई। अब इस एक भुजा को यदि बात करें तो अब जो ये आकृति होगी, ये इस तरीके की आकृति दिखाई देगी। और इस तरीके की इस आकृति को जो नाम दिया जाता है वो नाम दिया जाता है सी। इस तरह की आकृति को किस नाम से जाना जाता है? सी। समझे? देखो प्रश्न पूछा जाता है, बरखान की एक भुजा या बरखान का उड़ने के बाद बचा हुआ शेष भाग किस नाम से जाना जाता है? तो आप ये कहेंगे कि उस शेष भाग को सीप के नाम से जाना जाता है। और यदि अपन सीप की बात करें तो सीप तो पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी जिलों में देखने को आसानी से मिल जाती है। तो ये स्थिति किसके बारे में होगी भाई? सीप के बारे में। ठीक है, कितने रेत के टीले पढ़े अपन ने? 4। 1 नंबर पे कौन सा पढ़ा है? अनुप्रस्थ। 2 नंबर पे
अनुदैर्घ्य। 3 नंबर पे बरखान, और इसी बरखान की एक भुजा को किस नाम से जाना जाता है? सीप के नाम से जाना जाता है, जो पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी जिलों में देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसी क्रम में ध्यान रखना, यदि थोड़ा अपन आगे चलें तो इसी क्रम में जो 5 नंबर पे रेत का टीला आता है, 5 नंबर पे जो रेत का टीला आता है वो कुछ इस तरह की आकृति में बना होता है, अर्थात ये कह सकते हो लगभग इसकी आकृति भी अर्धचंद्राकारी होती है। लेकिन देखो जिस तरीके से बरखान बना हुआ है उसके विपरीत दिशा में जो रेत का टीला बना होता है, इस रेत के टीले को कहा जाता है पैराबोलिक। इस तरीके का जो रेत का टीला है उस रेत के टीले को नाम दिया जाता है पैराबोलिक। अब देखो यदि पैराबोलिक की सिंपल विशेषता की बात करें तो वही सिंपल विशेषता तो ये है कि वो रेत का टीला जो बरखान के विपरीत दिशा में बना होता है क्या कहलाता है? पैराबोलिक। और इसकी यदि आकृति की बात करें तो इसकी आकृति होती है हेयर पिन के समान, यानी ये कह सकते हो कि बालों में लगाई जाने वाली क्लिप के समान, पिन के समान जो आकृति होती है वो किसकी होती है? पैराबोलिक की। अर्थात ये कह सकते हो कि हेयर पिन के समान जिस रेत के टीले की आकृति होती है उस रेत के टीले को पैराबोलिक के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न आता है कि भाई ये सर्वाधिक कहां पाया जाता है, तो इस प्रश्न को देखें आप। यदि सर्वाधिक की इसकी बात करें तो ये रेत का टीला सबसे ज्यादा पाया जाता है बीकानेर में, और बीकानेर के बाद देखोगे तो ये बाड़मेर में पाया जाता है, और बाड़मेर के बाद यदि देखें तो ये जैसलमेर में पाया जाता है, और जैसलमेर के बाद भी यदि अपन बात करें तो फिर ये देखोगे तो जोधपुर में भी पाया जाता है। बीकानेर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, इन जिलों में जो रेत का टीला पाया जाता है उसका नाम दिया जाता है पैराबोलिक। इस प्रश्न को आप सिंपल रूप में ध्यान रखना, वो रेत का टीला जो बरखान के विपरीत दिशा में बना होता है उस रेत के टीले को पैराबोलिक के नाम से जाना जाता है। आप एक बार और अच्छे से इसको समझ लें, एक बार देख लें आप इसको पूरे को अच्छे तरीके से। हाँ बिल्कुल, आप ध्यान से इसको देख लें एक बार, फिर अपन और आगे चलते हैं। एक बार देखें आप, फिर आगे चलते हैं अपन। ठीक है, दोबारा फिर समझे मेरे साथ। अपन रेत के टीलों के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं, और पहला रेत का टीला अपन ने पढ़ा है अनुप्रस्थ, और इसी क्रम में सेकंड नंबर पे अनुदैर्घ्य। अब देखें नंबर 3 पे देखोगे तो कौन सा रेत का टीला पड़ा है? बरखान। कैसी आकृति होती है? अर्धचंद्राकार। कैसे होते हैं? गतिशील। गतिशील होने के कारण ये क्या होते हैं? विनाशकारी। ठीक है, जिधर की साइड से हवा आती है वो पवनमुखी अर्थात उत्तल स्थिति होती है, और पवन विमुखी की ओर देखोगे तो अवतल स्थिति होती है। क्षेत्र विशेष की बात करें तो ये सबसे ज्यादा शेखावटी क्षेत्र में पाए जाते हैं, और यदि स्थान और जिले विशेष को लेकर चर्चाएं करें तो सबसे ज्यादा भालेरी गांव जो चूरू में है, सूरतगढ़ जो श्री गंगानगर में है, मोहनगढ़ जो जैसलमेर में है, देशनोक जो बीकानेर में है, और डिडवाना जो नागौर में है। और इसी क्रम में बरखान की एक भुजा को या उड़ने के बाद बचा हुआ जो शेष भाग है वो कहलाता है सी। उसके बाद जो रेत का टीला है वो रेत का टीला कौन सा है? पैराबोलिक। पैराबोलिक की यदि बात करें तो बरखान के विपरीत दिशा में बना होता है। आकृति की बात करें तो हेयर पिन के समान होती है। ज्यादा की बात करें सर्वाधिक तो बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिले में ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, इसी क्रम में यदि अपन आगे चलें, 1 नंबर पे आपने पढ़ा अनुप्रस्थ, 2 नंबर पे अनुदैर्घ्य,
3 नंबर पे बरखान, 4 नंबर पे सीप और 5 नंबर पे आपने पढ़ा है पैराबोलिक। इसी क्रम में यदि देखें नंबर 6, तो इसी क्रम में नंबर 6 पर इस तरह का रेत का टीला बना होता है। ये रेत का टीला इस तरह की आकृति में बना होता है, अर्थात आप ये कह सकते हो कि इस रेत के टीले की जो आकृति होती है वो तारे नुमा होती है, अर्थात तारे के समान जो रेत का टीला बना होता है। इस रेत के टीले का नाम भी क्या दिया है भाई? तारा बालू का स्तूप। इस रेत के टीले का नाम दिया है तारा बालू का स्तूप, अर्थात इस रेत के टीले की आकृति कैसी होती है? तारे के समान। लेकिन ध्यान रखना, इस रेत के टीले की जो भुजाएं होती हैं वो आप अच्छे से ध्यान रखें 3 से अधिक होनी चाहिए, यानी कि कंपटीशन में इस लैंग्वेज को लेके प्रश्न पूछ सकता है कौन सा रेत का टीला है जिसकी भुजाएं 3 से अधिक होती हैं, यानी जो 3 से अधिक यदि भुजाएं हैं तो उस रेत के टीले को आप नाम क्या दोगे भाई? तारा बालू का स्तूप। लेकिन इसमें जो कंपटीशन में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे हैं इसके, वो सर्वाधिक को लेके प्रश्न पूछे हैं कि भाई ये रेत का टीला सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है। ठीक है, इस रेत के टीले की यदि अपन बात करें तो 1 नंबर पे आप देखोगे तो ये सबसे ज्यादा पाया जाता है मोहनगढ़ में, और इसी क्रम में आप देखोगे तो 2 नंबर पे ये सबसे ज्यादा पाया जाता है सूरतगढ़ में। मोहनगढ़ की यदि अपन बात करें तो मोहनगढ़ तो पड़ता है जैसलमेर में, और सूरतगढ़ की बात करें तो सूरतगढ़ पड़ता है गंगानगर में। आप ये कह सकते हैं कि तारा बालू का स्तूप सबसे ज्यादा 2 जिलों में पाया जाता है, और 2 जिलों की बात करें तो 1 नंबर पे मोहनगढ़ जैसलमेर और सूरतगढ़ गंगानगर। ये जो अपनी बात है ये किसको लेकर चर्चाएं हैं? तारा बालू का स्तूप। और इसी क्रम में यदि अपन नंबर 7 पे चले तो इसी क्रम में देखो तो 7 नंबर पे आप इस तरह से देखें, और इस तरह से ये ध्यान रखना आप इनको झाड़ियां समझें। भाई ये जो रेत के टीले होते हैं ये झाड़ियों के समांतर बने हुए होते हैं, अर्थात ये कह सकते हो कि वो रेत का टीला जो झाड़ियों के बिल्कुल सहारे सहारे निर्मित होता है, अर्थात झाड़ियों के सहारे सहारे बना होता है, उस रेत के टीले को जो नाम दिया जाता है वो नाम दिया जाता है सब्र काफिज। आप इसको ध्यान दें, वो रेत का टीला जो झाड़ियों के सहारे सहारे निर्मित होता है उस रेत के टीले को नाम दिया जाता है सब्र काफिज। लेकिन ध्यान रखना, यही एक रेत का टीला और भी पाया जाता है, उस रेत के टीले का नाम है नेबखा। यही एक रेत का टीला और भी पाया जाता है, उस रेत के टीले का नाम क्या है भाई? नेबखा। बस इसमें ये ध्यान रखना, जो नेबखा होता है वो झाड़ियों के पीछे निर्मित होता है। बस इनमें ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा ही अंतर समझें। सब्र काफिज तो झाड़ियों के बिल्कुल क्या बना होता है भाई? समांतर बना होता है, अर्थात झाड़ियों के सहारे सहारे बना होता है, और वो रेत का टीला जो झाड़ियों के पीछे निर्मित होता है उस रेत के टीले को कहा जाता है नेबखा। ध्यान से समझना प्रश्न को। अगर कंपटीशन में प्रश्न ये पूछे कि कौन सा रेत का टीला झाड़ियों के सहारे सहारे निर्मित होता है, तब तो आपका राइट ऑप्शन होगा सब्र काफिज। लेकिन ये प्रश्न कम है और कंपटीशन में ये प्रश्न ज्यादा पूछा हुआ है कि कौन सा रेत का टीला झाड़ियों के पीछे निर्मित होता है, तो उस रेत के टीले को कहा जाता है नेबखा। और ये दोनों रेत के टीले की यदि बात करें तो ये दोनों रेत के टीले सबसे ज्यादा तो ये दोनों रेत के टीले पाए जाते हैं बीकानेर में। बीकानेर के बाद देखोगे तो बाड़मेर, बाड़मेर के बाद देखें तो जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद भी यदि आप देखें तो जोधपुर में फिर ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं।
यानी सब्रकाफिज की बात करें चाहे नेबखा की बात करें, सर्वाधिक में तो देखोगे तो बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर। आप समझें, अपन ने यहाँ जो रेत का टीला देखा है वो तारा बालू का स्तूप है। यहाँ अपन ने दो रेत के टीले देखे हैं, एक सब्रकाफिज है और एक नेबखा है। लेकिन एक चीज और ध्यान से समझना, आप इस प्रश्न को बड़े ध्यान से समझना। प्रश्न अपन से पूछा जाता है कि सर्वाधिक रेत के टीले किस जिले में पाए जाते हैं, और एक अपन से प्रश्न पूछा जाता है सभी प्रकार के रेत के टीले किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। देखो दोनों प्रश्नों में अंतर है। अपने राजस्थान में सर्वाधिक रेत के टीले किस जिले में पाए जाते हैं, और दूसरा प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में सभी प्रकार के रेत के टीले सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अगर सर्वाधिक की बात करें तो सबसे ज्यादा तो रेत के टीले जो राजस्थान में पाए जाते हैं वो जैसलमेर जिले में सबसे ज्यादा रेत के टीले पाए जाते हैं। और सभी प्रकार के रेत के टीलों के बारे में यदि चर्चाएं करें तो सभी प्रकार के रेत के टीले जोधपुर जिले में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। दोनों प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल आराम से समझें। सर्वाधिक रेत के टीले जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं, सभी प्रकार के रेत के टीले जोधपुर जिले में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। आप एक बार अच्छे तरीके से देख लें इसको। आपका कोई प्रश्न, यदि आप रेत के टीलों के प्रकार के बारे में कोई प्रश्न रखना चाहें तो आप अपना प्रश्न रखें। हाँ, रेत के टीलों के बारे में कोई आपको समस्या है या रेत के टीले के बारे में आपका कोई प्रश्न है तो रखें आप अपना प्रश्न। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। इसी क्रम में एक बार और समझे आप इसको अच्छे तरीके से, ताकि स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाए। अपन ने जो रेत का टीला लिया है वो तारा बालू का स्तूप है, जिसकी भुजाएं 3 से अधिक होती हैं। ये सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? मोहनगढ़ जैसलमेर, सूरतगढ़ गंगानगर। उसके बाद जो रेत का टीला है, एक तो रेत का टीला कौन सा है? सब्रकाफिज। और सब्रकाफिज रेत का टीला जो बना होता है वो झाड़ियों के सहारे सहारे बना होता है, और जो झाड़ियों के पीछे जो रेत के टीले निर्मित होते हैं वो ध्यान रखना नेबखा के नाम से जाने जाते हैं। और सबसे ज्यादा की बात करें तो बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिले में ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। फिर अपन ने दो प्रश्नों को लेकर चर्चाएं की हैं कि भाई ये रेत के टीले सर्वाधिक तो किस जिले में पाए जाते हैं? जैसलमेर में। जबकि सभी प्रकार के रेत के टीले सबसे ज्यादा देखोगे तो जोधपुर जिले में पाए जाते हैं। बिल्कुल इसी क्रम में यदि अपन आगे चले तो ध्यान रखना, रेत के टीलों से संबंधित अपन से शब्दावलियां पूछता है। कुछ सुनी भी होंगी आपने बार बार। रनिया टाट को लेके प्रश्न आते हैं, पलाया को लेके प्रश्न आते हैं, दड़ा है, बेट है, जीरो फाइट्स है, तल्ली है, मरहो है। इस तरीके के कई शब्द हैं जो कंपटीशन में बार बार अपन से पूछे जाते हैं। भाई लिखने का आप कम प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन आप ध्यान रखना भाई इन शब्दों को समझाने के लिए एक डायग्राम का यूज कर लेते हैं अपन, ताकि बोर्ड पे अच्छे से आपको वो चीजें क्लियर हो पाए। भाई मेरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा उन चीजों को अपन अच्छे से क्लियर कर लें, तो आप इन चीजों को समझें। अब अपन जो पढ़ रहे हैं वो रेत के टीलों से संबंधित शब्दावली, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि पश्चिम रेतीले मैदान में कुछ विशेष प्रकार की आकृतियां होती हैं, या फिर अपन उनको कुछ शब्दों के रूप में जाना जाता है। समझे आप? देखें, देखो इधर से जो अपन मान रहे हैं, आप समझना, इधर से अपन ने इनको रेत के टीले मान के चल रहे हैं। ये रेत के टीले अपन ने माने हैं। अपन ने इसको पूरा पश्चिम का रेतीला मैदान लेके अपन चल रहे हैं इस चीज को।
अब समझना, इस पश्चिम रेतीले मैदान की यदि अपन शब्दावलियों को लेकर चर्चाएं करें तो यहां से आप देखोगे तो इस तरह से छोटे छोटे गड्ढे पाए जाते हैं और ये छोटे छोटे जो गड्ढे होते हैं, हाँ बिल्कुल इसका 1 नंबर दे देते हैं अपन। इन छोटे छोटे गड्ढों को जो यहाँ कहा जाता है वो रन या टाट के नाम से जाना जाता है। आप ये कह सकते हैं कि पश्चिम रेतीले मैदान में पाए जाने वाले छोटे छोटे गड्ढे अर्थात जो लवणीय गर्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो रन या टाट के नाम से उन्हें जाना जाता है। बिल्कुल इसी क्रम में ध्यान रखना, इस पश्चिम रेतीले मैदान में कुछ अस्थायी झीलों का निर्माण हो जाता है। भाई पश्चिम रेतीले मैदान में कुछ अस्थायी प्रकार की झीलों का निर्माण हो जाता है और इन अस्थायी झीलों को जो नाम दिया जाता है वो ध्यान रखना, इन अस्थायी झीलों को नाम दिया जाता है पलाया। इन अस्थायी झीलों को क्या नाम दिया जाता है, पलाया। आप ये भी कह सकते हैं कि पश्चिम रेतीले मैदान में पाई जाने वाली अस्थायी प्रकार की जो झीलें हैं वो क्या कहलाती हैं, पलाया। लेकिन एक चीज और समझना, इस पलाया का जब पानी सूख जाता है तो इस पलाया को ही नाम दे दिया जाता है बालसन। जब पलाया का पानी सूख जाता है तो इसको एक नाम दे दिया जाता है बालसन। वैसे यदि अपन स्पेशल बालसन को लेकर चर्चाएं करें तो बालसन ध्यान रखना, आप ये कह सकते हो कि भाई ऊंचे स्थानों से घिरा हुआ अभिकेंद्रीय भाग। ऊंचे स्थानों से घिरा हुआ अभिकेंद्रीय भाग क्या कहलाता है, बालसन। और बालसन का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो ध्यान रखना, बेस्ट एग्जाम्पल है सांबर झील। आप ये कह सकते हैं कि बालसन का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो कौन सी झील है भाई, सांबर झील। बालसन क्या है, ऊंचे स्थानों से घिरा हुआ अभिकेंद्रीय भाग या फिर पलाया का पानी सूखने के बाद इसको बालसन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी क्रम में यदि अपन ऊपर चले तो रेत के टीले की यदि अपन बात करें तो जो रेत के टीले का सबसे ऊपरी भाग है, ये समझे आप भाई, ये रेत के टीले का क्या हुआ, सबसे ऊपरी भाग हुआ। और इस रेत के टीले के सबसे ऊपरी भाग को कहा जाता है बेट। समझना, रेत के टीले का सबसे ऊपरी भाग किस नाम से जाना जाता है, बेट के नाम से। आप क्या कह सकते हैं, रेत के टीले का सबसे ऊपरी भाग, अर्थात रेत के टीले का जो शीर्ष भाग है उसको किस नाम से जाना जाता है, बेट के नाम से जाना जाता है। और इसी रेत के टीले का जो इस तरह से उभरा हुआ भाग होता है, यानी रेत के टीले का उभरा हुआ भाग अर्थात उभरा हुआ जो रेत का टीला है वो ध्यान रखना। इसी क्रम में यदि नंबर 4 पे देखें तो इसको नाम दिया जाता है गड़ा और नंबर 3 पे इसको नाम दिया जाता है बेट। यानी बेट क्या है, रेत के टीले का सबसे शीर्ष भाग। दड़ा क्या है, तो दड़ा ध्यान रखना, रेत के टीले का क्या होता है भाई, उभरा हुआ भाग। रेत के टीले का जो उभरा हुआ भाग है वो क्या कहलाता है, दड़। ठीक है, इसी रेत के टीलों के बीच ध्यान रखना छोटे छोटे गर्त पाए जाते हैं। इस तरह से इन रेत के टीलों के बीच में छोटे छोटे गर्त पाए जाते हैं। यदि रेत के टीलों के बीच छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं भाई, गर्त पाए जाते हैं। और रेत के टीलों के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे जो गर्त हैं उनको कहा जाता है मरहो। इनको ध्यान रखें आप, मरहो क्या है, रेत के टीलों के बीच पाए जाने वाले जो गहरे गर्त हैं वो क्या कहलाते हैं, मरहो। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, रेत के टीलों के बीच जैसे आप ये चीज माने, आप इस तरीके से ये कोई भाग है और ये ध्यान रखना चारों तरफ से देखोगे तो इसके यहाँ जो भूमि पाई जाती है वो कैसी भूमि पाई जाती है, आर्द्र भूमि।
आप ये कह सकते हो कि पश्चिम रेतीले मैदान में वो क्षेत्र जो चारों तरफ से आर्द्र भूमि से घिरा हो, उस क्षेत्र को जो नाम दिया जाता है, उसको जो कहा जाता है, उसका नाम दिया जाता है नखलिस्तान। नखलिस्तान समझे आप? किसको कहते हैं नखलिस्तान? पश्चिम रेतीले मैदान में पाई जाने वाली आर्द्र भूमि जो चारों तरफ से हरी भरी हो, क्या कहलाती है? नखलिस्तान। और यदि इस नखलिस्तान की अपन बात करें, इसका यदि एग्जाम्पल लेके बात करें कि वह नखलिस्तान वाला भाग कौन सा है, तो नखलिस्तान में आप देखोगे तो एक तो झील शामिल की गई है गजनेर। जो गजनेर झील है वो कहां पड़ती है भाई? बीकानेर। यानी इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो कौन सी झील है भाई? गजनेर झील। और ये गजनेर झील कहां पड़ती है भाई? बीकानेर। तो आप ये कह सकते हो नखलिस्तान क्या है? रेत के टीलों के बीच पाई जाने वाली आर्द्र भूमि जो चारों तरफ से हरी भरी हो, क्या कहलाती है? नखलिस्तान। ठीक है। इसी क्रम में ध्यान रखना, यहां जो पश्चिम रेतीले मैदान में जो वनस्पति पाई जाती है, पश्चिम रेतीले मैदान में जो वनस्पति पाई जाती है, यानी ये पश्चिम रेतीला मैदान है और यहाँ क्या पाई जाती है भाई? वनस्पति। और यहाँ पाई जाने वाली वनस्पति का जो नाम दिया है वो कहा जाता है जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स। ध्यान रखना, सिंपल सा प्रश्न पूछता है, पश्चिम रेतीले मैदान में पाई जाने वाली वनस्पति को किस नाम से, अर्थात मरुस्थल में पाई जाने वाली वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? जीरोफाइट्स। लेकिन अगर जीरोफाइट्स ना दे तो हिंदी में आप इसको कह सकते हो मरुद्भिद। या तो जीरोफाइट्स देगा, अगर जीरोफाइट्स नहीं देगा तो फिर आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? मरुद्भिद। इस तरीके के प्रश्न हैं जिनको आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं। अब समझे, देखो अपन ने कुछ शब्द लिखे हैं, समझे एक एक चीज को। एक नंबर पे जो अपन ने शब्द लिखा है वो रनिया टाट है। सेकंड नंबर पे जो शब्द लिखा है वो पलाया है। थर्ड नंबर पे जो लिखा है वो बेट है। 4 नंबर पे धड़ा है। इसी क्रम में जो 5 नंबर दिया है वो मरहो है। और इसी क्रम में अपन ने 6 नंबर का जो शब्द लिया है वो नखलिस्तान है। और इसी क्रम में जो 7 नंबर पे अपन ने शब्द लिया है वो जीरोफाइट्स है। और मरुस्थल में पाई जाने वाली वनस्पति को जीरोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। इन चीजों को भी आप यदि एक एक करके पढ़ें, बिल्कुल हाँ, आप आराम से देख लें, एक बार आराम से देख लें, समझ लें आप इसको आराम से। हाँ, ये नीचे वाला जो है इसको अपन मिटाएंगे क्योंकि रनिया टाट के बारे में अपन चर्चाएं करेंगे। केवल अपन ने शब्द लिखा है, लेकिन राजस्थान में अनेक प्रकार के रन पाए जाते हैं और वो रन कौन कौन से हैं और उनकी क्या विशेषता है, उनको लेकर अपन चर्चाएं करेंगे अभी। बिल्कुल ठीक है। अब देखें, आप समझे, इसी के आगे अपन चलते हैं। तो एक नंबर पे जो अपन यहाँ ले रहे हैं, एक नंबर पे जो अपन पढ़ना शुरू कर रहे हैं वो ध्यान रखना कौन सा शुरू कर रहे हैं? रनिया टाट। और रनिया टाट को लेके बात करें तो अपने राजस्थान में देखोगे तो अनेक प्रकार के रन पाए जाते हैं। यानी कुछ रनों के नाम दिए गए हैं जिलों के अकॉर्डिंगली। तो कौन कौन से रन किस जिले में पाए जाते हैं वो समझे आप। एक नंबर पे जो अपने राजस्थान में रन है वो ध्यान रखना, एक नंबर पे जो रन है वो कौन सा है भाई? पोखरण रन। और पोखरण रन की यदि बात करें तो पोखरण रन अपने राजस्थान में स्थित है, कहां भाई? जैसलमेर में। और यही पोखरण रन है जहां सबसे पहले 1974 में परमाणु परीक्षण किया गया था। फिर 1998 में 11 मई और 13 मई को भी यहाँ परमाणु परीक्षण किए गए।
तो 1 नंबर पे जो रण है वो पोखरण रण है जो जैसलमेर में है। इसी क्रम में जो 2 नंबर पे यहाँ एक रण आता है वो थोबरन है। और थोबरन की यदि अपन बात करें तो थोबरन देखोगे तो राजस्थान के बाड़मेर जिले में है। इसी क्रम में 3 नंबर पे यदि अपन बात करें तो 3 नंबर पे अपने राजस्थान में जो रण है वो बापरन है। और बापरन की यदि बात करें तो बापरन राजस्थान के जोधपुर जिले में है बिल्कुल। इसी क्रम में यदि 4 नंबर पे अपन बात करें तो अपने राजस्थान में एक रण है जिसका नाम है फलोदी रण। और फलोदी रण भी देखोगे तो राजस्थान के किस जिले में है, ये भी जोधपुर जिले में है। और इसी क्रम में 5 नंबर पे यदि अपन बात करें परिहारी रण, यानी एक जो अपने रण है यहाँ परिहारी रण। और ध्यान रखें ये जो परिहारी रण है ये चूरू में है। और इसी क्रम में यदि अपन नंबर 6 पे बात करें तो नंबर 6 पे जो एक रण है अपने यहाँ उस रण का नाम है ताल छापर रण। और ताल छापर तो नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि ताल छापर जो है वो चूरू में है जहां काले हिरण पाए जाते हैं बिल्कुल। तो ताल छापर जो रण है ये आप ध्यान रखें चूरू में है। और इसी क्रम में यदि आगे चलें तो अपने यहाँ एक रण पाया जाता है भाकरी रण। और भाकरी रण की यदि अपन बात करें तो भाकरी रण राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। यानी 1 नंबर पे जो अपन ने पढ़ना स्टार्ट किया है वो राजस्थान में रणों को लेके चर्चाएं की हैं। पोखरण रण जो जैसलमेर में है, थोबरन जो बाड़मेर में है, बापरन जो जोधपुर में है, फलोदी रण जो जोधपुर में है, परिहारी रण जो चूरू में है, ताल छापर जो चूरू में है। और भाकरी रण की बात करोगे तो भाकरी रण देखोगे तो राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। इसके बाद अपन देखें तो पश्चिम रेतीले मैदान से संबंधित देखोगे तो कुछ और भी चर्चाएं आती हैं। जैसे अपन देखें लाठी सीरी क्षेत्र है, आकल वुड फॉसिल्स पार्क है, एक संस्था काम करती है जो काजरी है। उसके बाद भी देखोगे तो अन्य छोटे छोटे और शब्दों को भी लेके कंपटीशन में प्रश्न पूछे हैं। तो अपन चाहेंगे कि एक एक जितने भी शब्द हैं अपन एक एक करके उनको विस्तृत रूप से पढ़ें। और ये जो ज्योग्राफी की क्लासें हैं आप इनको बिल्कुल आराम से और समझ के पढ़ें। और अभिव्यक्ति द्वारा जो चलाई गई क्लासें हैं ऑनलाइन आप इनका अच्छे से पढ़ें। आप इनको, क्योंकि सभी क्लासें आपके लिए बहुत अच्छे से प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, तो आप सभी क्लासों का बहुत अच्छे से फायदा लें। एक एक करके अपन ज्योग्राफी के सारे टॉपिकों को क्लियर कर लेंगे। भाई थोड़ा सा धीमा जरूर चलेंगे ताकि अपन को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। भाई जल्दबाजी करना जरूरी नहीं है, बिल्कुल आराम से पढ़ें। जितना भी पढ़े आप आराम से पढ़ें, अच्छा पढ़ें बस, ठीक है। आप जो भी पढ़ा रहे हैं आप अच्छे से पढ़ते जाएं। इसके बाद जो भी शब्द हैं और बाकी की जो चर्चाएं हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में बाकी की चर्चाएं करते हैं।